दोस्तों, आर्टिकल 370 और 35 है जो कश्मीर में लागू था, उसको प्रधानमंत्री मोदी ने ख़त्म कर दिया था, जिसका ज़बरदस्त विरोध हुआ था। याचिकाएं दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिनकी याचिकाएं पड़ी हुई हैं, जिसकी सुनवाई बाकायदा तौर पर 2 अगस्त से शुरू होने वाली है। लेकिन फ़िलहाल जो सरकार के वकीलों ने जो अपना पक्ष रखा है, उसमें उन्होंने कहा है कि इसको ख़त्म करना क्यों ज़रूरी था, और आप भी सुनेंगे तो मानेंगे कि वाकई में उसको ख़त्म करना ज़रूरी था। इसका फ़ैसला जो कोर्ट करेगा, बहरहाल सुनिए, और उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत को आप सुनेंगे, जिन्होंने महंगाई को लेकर मोदी सरकार का बखिया उधेड़ दिया। एक एक वर्ड को उनके सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से महंगाई को। दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के मामले पे आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कुल 23 याचिका है, 23 याचिका, जिसमें से 10 याचिका हम लोगों की है, जो हम लोग कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 खत्म होना चाहिए, आर्टिकल 35A खत्म होना चाहिए। और ये याचिकाएं हमारी बहुत पहले से चल रही थी। जब सरकार ने आर्टिकल 35A खत्म कर दिया, आर्टिकल 370 खत्म कर दिया, तो सरकार के फैसले के खिलाफ 13 याचिकाएं आई। उसमें शाह फैजल की भी है और अलग पॉलिटिशियंस की है, कश्मीर से कुछ लोगों की है, कुछ लोग दिल्ली से भी हैं। और उनका कहना है कि जो सरकार का जो डिसीजन है आर्टिकल 370 खत्म करने का, आर्टिकल 35A खत्म करने का, ये ठीक नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने जो टोटल 23 पिटीशंस हैं, 10 पिटीशन सरकार के साथ, या उसको कह सकते हैं आर्टिकल 370 के खिलाफ और आर्टिकल 35A के खिलाफ, उस पे, और 13 याचिकाएं जो कह रहे हैं 370 बहाल होना चाहिए और 35A बहाल होना चाहिए। इन सभी 13 याचिकाओं को क्लब कर दिया है और इन सभी 23 याचिकाओं पे आज सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने माननीय चीफ जस्टिस के अध्यक्षता में इस पर सुनवाई किया है। हम सब लोगों को अपनी अपनी तरफ से रिटर्न सबमिशन देने के लिए कह दिया गया है, कंपाइलेशन देने के लिए कह दिया गया है, जो हमें जजमेंट साइट करना वो भी कह दिया गया है। 27 जुलाई तक हम लोग अपनी अपनी तरफ से जो बहस के लिए जितना रिटर्न सबमिशन देना वो दे देंगे, और 2 अगस्त से इस पर डे टू डे हियरिंग होगी। हमारा यह कहना है कि आर्टिकल 370 एक टेम्परेरी प्रोविजन था, वो कुछ दिनों के लिए आया हुआ था। उसको तो कायदे से 5 साल के बाद खत्म हो जाना चाहिए था, 1955 में खत्म हो जाना चाहिए था, या मैक्सिमम 1960 में खत्म हो जाना चाहिए था। ये तो बहुत देर हुई है। और दूसरा आर्टिकल 35A तो कभी पार्लियामेंट में डिबेट ही नहीं हुई। 35A तो कभी पार्लियामेंट में इस पर कोई चर्चा भी नहीं हुई, ना पार्लियामेंट ने उसको पास किया। इसलिए जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिश करते हैं वो लोग 35A लिखते ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको किसी भी पब्लिशर का कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसमें आपको आर्टिकल 35 के बाद सीधे 36 मिलेगा, 35A मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो कभी पार्लियामेंट में आया नहीं, बिल आया नहीं, चर्चा हुई नहीं, पार्लियामेंट से पास हुआ नहीं, सिंपल सा एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कर दिया गया। और इतना खतरनाक आर्टिकल 35A जो सीधे सीधे कश्मीर में रहने वाले हिंदुओं को सेकंड क्लास सिटीजन बना देता है, महिलाओं को सेकंड क्लास सिटीजन बना देता है, वहां रहने वाले दलितों को ऑफिसर बनने से रोकता है। जो भारत के जितने सारे कानून है उसके कारण आर्टिकल 370 कारण वहां लागू ही नहीं होते थे। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट नहीं लागू होता था, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट नहीं लागू होता था, ब्लैक मनी एक्ट नहीं लागू होता था, जितने भी लोकपाल एक्ट नहीं लागू होता था। तो सबसे जो बढ़िया उसका फायदा मिलता था वो कश्मीर का अलगाववादी उठाते थे, जब तक ये 370 था और 35A था। वहां के चरमपंथी, क्योंकि आपका पार्लियामेंट में कोई भी कानून बनाओ वो कश्मीर में लागू ही नहीं होगा जब तक कि वहां की विधानसभा ने उसको अप्रूव कर दे। तो हमने यही कोर्ट से कहा है कि बिल्कुल पार्लियामेंट के पास पावर था कि जो 370 टेम्परेरी आया उसको वापस खत्म कर दे। पार्लियामेंट के पास पावर है कि 35A जो कभी आया ही नहीं पार्लियामेंट में उसको वापस रिपील कर ले। और तीसरा एक ऑब्जेक्शन जो पिटिशनर्स कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को बांटा क्यों गया। भारत में जितने भी राज्य बने हैं, या तो ये डेमोग्राफी के आधार पे बने हैं या तो लैंग्वेज के आधार पे बने। जैसे आपका पहले महाराष्ट्र एक राज्य था, लेकिन गुजराती बोलने वालों के लिए अलग से एक राज्य बन गया, गुजरात अलग से निकल गया। ऐसे देश भर में जितने भी राज्य बने हैं वो या तो डेमोग्राफी के आधार पे बने हैं या तो लिंग्विस्टिक आधार पे बने, भाषाई के आधार पे। हमारा ये कहना है कि लद्दाख की भाषा बिल्कुल अलग है,
लद्दाख की डेमोग्राफी बिल्कुल अलग है, लद्दाख में रहने वालों का कल्चर भी बिल्कुल अलग है। तो लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाना बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरफेयर भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये पॉलिसी मैटर है, ये पार्लियामेंट का इश्यू है। पार्लियामेंट ने डिसाइड किया है कि हाँ, जम्मू कश्मीर को में से एक लद्दाख को निकाल के उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया जाएगा। बाकी आगे की जो फर्दर हियरिंग होनी है वो तो 2 अगस्त से शुरू होगी। आगे और जो दलीलें आएंगी वो तो 2 अगस्त के बाद पता चलेंगी। लेकिन प्राइमा फेसाई हमारा मानना है कि आर्टिकल 370 जब खत्म हो गया, उसको बहाल करने की मांग करने वाली जितनी याचिकाएं हैं ये मेंटेनेबल नहीं है, ये खत्म होनी चाहिए। आर्टिकल 35A पास्ट हो चुका है, इसलिए उसको बहाल करने की मांग वाली जितनी पिटीशन है ये डिसमिस होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में से लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है, इसलिए उस फैसले के खिलाफ जो पिटीशन है वो डिसमिस होनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब से भारत में एक देश एक संविधान लागू हुआ है, जब से 370 हटा है, तब से कश्मीर में अलगाववाद भी कम हुआ है, कट्टरवाद भी कम हुआ है, मजहबी उन्माद भी कम हुआ है, जिहाद भी कम हुआ है, पत्थरबाजी भी कम हुई है, आतंकवाद की घटनाएं भी कम हुई हैं और डेवलपमेंट बढ़ा है। टूरिस्ट आ रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, वहाँ पे शॉपिंग मॉल खुलने लग गए हैं, वहाँ पे जो बिजनेस व्यापार पहले बंद पड़ा हुआ था वो शुरू हो चुका है। तो इसलिए जो पोस्ट 370 इशू है, यानी 2019 के बाद जो डेवलपमेंट हुआ, उसको देखते हुए भी सुप्रीम कोर्ट को इन याचिकाओं को खारिज कर देना चाहिए, जो दोबारा से आर्टिकल 370 और 35A की बहाली की मांग कर रहे हैं। लूट ना हो जाए, इतना महंगा सामान आइटम लेकर चल रहे थे, तो विनीत जी और मैं बहुत बचते बचाते पुलिस प्रोटेक्शन में यहाँ पर पहुँचे हैं कि कहीं पर इतना महंगा आइटम है, जैसे जेवरात की आजकल हिफाजत होती है, वैसे इन सब चीज़ों की हिफाजत करनी पड़ रही है। आपने सुपरमैन देखा है, आपने स्पाइडरमैन देखा है, आपने ही मैन देखा है। आज आपको एक कहानी सुनाती हूं, और वो कहानी एक देश की है, एक देश में एक राजा की है, जिसे लोग महंगाई मैन के नाम से जानते हैं। सुपरमैन, स्पाइडरमैन अब पुराने हो गए, महंगाई मैन के नाम से उनको जाना जाता है। जहां महंगाई बढ़ जाती है, टमाटर ट बोलता है, टमाटर महंगा हो जाता है, पेट्रोल पा बोलता है, पेट्रोल महंगा हो जाता है। जनता अपने राजा से बड़ी त्रस्त थी। जो थोड़ी बहुत कमाई थी सब महंगाई मैन को समर्पित थी, और जो थोड़ी बच जाती थी वो टैक्स वाले लूट लेते थे। राजा को इस बात की भनक थी कि जनता त्रस्त है, जनता परेशान है, और उसी लिए उसने कुछ ऐसे चेले रखे हुए थे जो दूसरे राज्यों की बात करते थे। वो कहते थे फेकुस्तान में टमाटर बहुत महंगा है, फेकुस्तान में आटा बहुत महंगा है। तो राजा इसी में मस्त रहता था कि चेले जो हैं वो फेकुस्तान की बात कर रहे हैं, उसकी प्रजा की, उसके देश की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ चेले ऐसे भी थे जो टमाटर 140 होने पर जनता को समझाते थे कि टमाटर मत खाइए, पथरी हो जाएगी, मिर्ची कम खाइए, अल्सर हो जाएगा, लहसुन प्याज तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, देश विरोधी हरकतें आप बिल्कुल मत करिए। तो राजा को ऐसे लोग थे जो समझाते थे। लेकिन असलियत यह है कि जिस राजा का महंगाई मैन नाम है वो नरेंद्र मोदी है। और पीपली लाइफ का वो गाना तो आप सभी को याद होगा, महंगाई डायन खाए जात है। उसकी लाइन में बस संशोधन ये है कि सखी सैया तो नईखे कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। कल बेरोजगारी के आंकड़े आए, 2 साल में सबसे ऊंचा बेरोजगारी का दर। मोदी सरकार की ओर से आपको इस पर कोई भी न प्रतिक्रिया मिलेगी ना एक्सप्लेनेशन मिलेगा। मस्त है साहब, बहादुर मस्त है, दुनिया देश त्रस्त है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो बेरोजगारी के आंकड़े आए उससे समझ में आता है रोजगार कम है, उससे समझ में आता है आय कम है, और महंगाई जो कमर तोड़ रही है वो और ज्यादा तोड़ रही है। सब्जियों के दाम रॉकेट की तरह बढ़ रहे हैं। ये मैं एक गिफ्ट बास्केट बनाकर लाई हूं। आप लोग अभी शादी ब्याह का सीजन आ रहा है, बर्थडे पार्टी वगैरह में जाते होंगे, ये बहुत अच्छा गिफ्टिंग ऑप्शन है।
इसमें 1 किलो टमाटर है, 1 किलो अदरक है, 1 किलो हरा मिर्च है, 1 किलो लहसुन है। टोटल लगभग 1070 रुपए का सामान है इस बास्केट में। तो अन्यथा पैसे मत खर्चा करिए, ये सब चीजें दिया करिए, लोग इसकी बड़ी कीमत पहचानते और जानते हैं। आज असलियत यह है कि इस देश में टमाटर 150 रुपए के करीब बिक रहा है। तो जो लहसुन प्याज नहीं खाते, अब आपको हो सकता है समझ कि हम टमाटर भी नहीं खाते हैं। अदरक ने तो ट्रिपल सेंचुरी लगा दी है। नींबू, मेरा पैसा खत्म हो गया, मुझे नींबू नहीं मिला था। 400 रुपए पार नींबू है। 400 रुपए की वो हरी मिर्च मिल रही है जो कभी हरी धनिया और मिर्च सब्जी वाला फ्री में डाल देता था सब्जी के थैले में। ये 400 रुपए किलो की बिक रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? और क्या सरकार को इसका पता नहीं है? सरकार सब जानती है, सरकार को सब कुछ पता है। और नहीं, ये सिर्फ बारिश के कारण सीजनल नहीं है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इतनी महंगी है कि सरकार से संभालने चीजें संभल नहीं रही हैं। सब्जी ही नहीं, दाल भी दूभर हो गई है। 1 मिनट को चलिए कह दे गरीब आदमी कि चलो सब्जी नहीं खाएंगे, दाल रोटी खा लेंगे, दाल भी दूभर है। अरहर और उड़द की दाल इतनी महंगी है कि जो मार्केट में अरहर की दाल 72 से 75 रुपए किलो मिलती थी, आज वो 160 से 170 के बीच में है। उड़द की दाल 30 रुपए महंगी हुई है 1 महीने में। अरहर की दाल में 1 महीने में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 1-2 रुपए नहीं, करीब करीब 50 रुपए की। दाल और सब्जी चलिए आदमी कम खाएगा, सोचेगा थोड़ा मसाला वसाला ऐड कर दे तो बात बन जाएगी। जो जीरे का छौंक लगता है, वो जीरे का दाम आपको पता है क्या है? अभी 800 रुपए किलो है जीरा इस समय। 800 रुपए किलो जीरा बिक रहा है। वो जीरा जिसमें तड़का लगा के थोड़ा गरीब आदमी का और मध्यम वर्ग का खाने का स्वाद बढ़ जाता है। उस जीरे में 200 रुपए किलो, 200 रुपए प्रति किलो का इजाफा 1 महीने के अंदर हुआ है। 800 पे दाम पहुंच गया है। ये जीरा कभी 200-250 रुपए पे बिकता था। अब सब्जी भी महंगी है, दाल भी महंगी है, मसाले भी महंगे हैं। खुद सरकार मान रही है। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट है वो कह रही है 10 में से जो 10 सबसे जरूरी चीजें हैं, जिसमें दाल, चावल, आटा, मसाले, सब्जियां, चाय पत्ती, आलू, प्याज, टमाटर, उसमें से 9 चीजों के दाम में आग लगी हुई है। यह सरकार खुद मान रही है। इसके बारे में क्या कर रही है उसकी कहानी अभी हम आपको सुनाते हैं। आपके साथ हम ये जब आंकड़ा शेयर करेंगे तो आपको इसमें टेबल भी मिलेगी और विस्तृत रूप से आंकड़ा भी मिलेगा। पिछले 1 महीने में टमाटर 160 पे है, धनिया 200 की है, अदरक 400 की है, मिर्ची 400 की है, लहसुन 130 का है, परवल 80 का है, अरबी 80 की है, भिंडी 70 की है। और जो मोदी जी महंगाई की मार से बचाने के लिए ये वादा करके सत्ता में आए थे, उन्होंने आंख पर ऐसी पट्टी बांधी कि पिछले 9 साल से खुली नहीं है। उनके राज में 2013 से 2023 के बीच में आटे के दाम में 46%, आटा कॉमन फ्लावर के दाम में 46% वृद्धि हुई है। चावल 25 रुपए किलो मिलता था, अब 36 के ऊपर पहुंच गया है। दाल जो 72 की थी वो 160-170 के बीच की मिल रही है। सरसों का तेल 90 से दोगुना होकर 185 पार कर चुका है। और नमक, हमारे गांव की तरफ कहा जाता है कि तरकारी दाल ना हो तो नून से खा लीजिए रोटी। कभी 13 रुपए होता था, वो 20 के ऊपर है। अब आपको एक और असलियत बताती हूं। ये तो हो गई महंगे दामों की बात, आग लगी हुई है, आसमान छू रहा है, जैसे भी बोलना चाहिए। एक और चीज करी जा रही है। आपकी आंखों में धूल झोंककर आपकी जेबों पर डाका पड़ रहा है। वजन घटाया जा रहा है पैकेटों का, और या तो दाम वही रखा जा रहा है या दाम बढ़ाया जा रहा है। सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देती हूं। ये बिस्किट का पैकेट आपको याद होगा, पार्ले जी का पैकेट है। गांव, शहर, देहात कहीं भी जाइए, ये छोटा पैकेट खूब बिकता है। ये छोटे पैकेट का दाम 5 रुपए, लेकिन अब ये 50 ग्राम का हो गया है। पहले ये 80 ग्राम का था। 30 ग्राम कम कर दिया गया, दाम वही रखा गया, तो ये बिस्किट बड़ा महंगा हो गया।
ये चाय की पत्ती है। पहले 50 रुपए में 250 ग्राम मिलती थी, अब 70 रुपए में 200 ग्राम मिल रही है। ये चाय की पत्ती है। जब हम लोग की तरफ गांव जाते हैं तो लोग बिस्किट का पैकेट और चाय जरूर खिलाते हैं। चाय पिलाएंगे, बिस्किट खिलाएंगे। ये 30 ग्राम कम कर दिया, दाम रखे। ये 50 रुपए का मिलता था 250 ग्राम, अब 70 रुपए का और वजन 200 ग्राम। ये नमकीन के कुछ पैकेट में लाई हूं। 10 रुपए में पहले 65 ग्राम नमकीन बिकता था। ये पैकेट है आप लोग के सामने। अब 10 रुपए में 32 ग्राम नमकीन बिक रहा है, मतलब आधा कर दिया। 33 ग्राम इस नमकीन के पैकेट को कम कर दिया गया। आपको लगता है बिक तो अभी 10 ही का रहा है, लेकिन आप आधे नमकीन के दाम के अब वही 10 रुपए दे रहे हैं जो पहले आप 65 ग्राम के देते थे, अब 32 ग्राम के दे रहे हैं। ये मटर लोग खाते हैं, बड़े स्वाद से खाई जाती है, चाय के साथ, शरबत के साथ। गांव शहर देहात जाइए, गरीब आदमी जरूर लेकर आता है क्योंकि बड़ा पैकेट महंगा पड़ता है, छोटा पैकेट 10 रुपए का ले आओ। ये 10 रुपए के पैकेट में पहले 65 ग्राम आती थी, अब 42 ग्राम आ रही है। और ये प्रतिक्षम किम प्रमाणम है, ये सब आपको दिखाकर बता रही हूं मैं। मेरे कोई आंकड़े नहीं है, ये पैकेट में सब लेके आई हूं, आपको दिखाकर इसका दाम और इसका वजन बता रही हूं। अभी थोड़ी देर बाद आके पास में देख भी लीजिएगा। ये मूंगफली है, ये मुझे बड़ी पसंद है। अब पता चल रहा है कि इसके तो मैं दुगने दाम दे रही हूं। 10 रुपए में 55 ग्राम मिलती थी, अब 34 ग्राम मिल रही है। ये मूंगफली का पैकेट है, 10 रुपए में पहले 55 ग्राम मिलता था, अब 34 ग्राम बिक रहा है। हमारी आंख में धूल झोंककर आप ही की जेब में दिन दहाड़े डाका डाला जा रहा है। ये चॉकलेट है, आप में से कुछ लोगों को बड़ी पसंद है। ये चॉकलेट 10 रुपए में अब मिलती है 13 ग्राम, पहले ये 5 रुपए की 13 ग्राम थी, डबल हो गया दाम। 5 रुपए की चॉकलेट 10 की हो गई, पता ही नहीं चला। लेकिन जब खर्चा करो तो जरूर पता चलता है। ये कॉफी का पैकेट है, 7 ग्राम मिलता था 10 रुपए का, अब 5.5 ग्राम मिल रहा है। 1.5 ग्राम कहां चला गया? मोदी जी की जेब में। और ये टोमेटो सॉस है, समोसा वमोसा जो आप लोग खाते हैं, आप लोगों को पसंद है ये सॉस। ये 100 रुपए का 950 ग्राम, करीब करीब 1 लीटर मिलता था, अब ये 850 ग्राम मिल रहा है 100 रुपए का। तो ये जवाबदेही किसकी है? इन सब चीजों का जो दाम बढ़ाया गया, वजन घटाया गया, जनता को मूर्ख समझा गया, ये कौन कर रहा है? ये महंगाई मैन नहीं तो और कौन कर रहा है? और क्या सरकार कुछ कर नहीं सकती है? सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। हमारी कांग्रेस की सरकारों ने लोगों को राहत देने का काम किया है। अगर राजस्थान में आज 500 रुपए में सिलेंडर बिक रहा है तो वो इसलिए बिक रहा है क्योंकि वहां पर लोगों को राहत मिलनी चाहिए। कर्नाटक में अगर मुफ्त बस सेवा महिलाओं को मिल रही है तो जो वो 2, 2.5, 3 हजार रुपए महीने का बचा रही हैं, वो उनकी राहत है, उनकी बचत है। सरकार क्या कर रही है उल्टा? सरकार ने आंख पर पट्टी और मुंह में दही जमा दी, उस दही पर भी जीएसटी लगा हुआ है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लोग महंगाई से त्रस्त हैं, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार चाहे तो अभी इसी वक्त बड़ी राहत ला सकती है। एक्साइज ड्यूटी कम करे, डीजल का दाम घटेगा, पेट्रोल का दाम घटेगा। मेन ट्रांसपोर्ट फ्यूल डीजल है, डीजल का दाम घटते ही सब्जियां सस्ती होंगी, तमाम चीजें सस्ती होंगी। ऐसा क्यों नहीं कर रही है सरकार? सरकार क्योंकि मुनाफाखोरी में लगी हुई है। वो आपको रूस और रशिया का युद्ध, रूस और यूक्रेन का युद्ध बताएंगे। अरे प्रभु, आपके पूरे कार्यकाल में कच्चे तेल का औसतन दाम $65 प्रति बैरल रहा है, लेकिन क्या आपके पेट्रोल और डीजल का दाम कम हुआ है? क्या आपकी रसोई गैस का दाम कम हुआ? और जैसे घाव पे नमक रगड़ने का काम किया जाता है, आज सवेरे कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम 7 रुपए बढ़ा दिया गया। क्यों बढ़ाया गया? अब आप जाइए होटल तो आपको जो 10 रुपए की थाली मिलती थी वो 12 की मिलेगी। क्यों है ऐसा? सरकार रशिया और यूक्रेन युद्ध का हवाला नहीं दे सकती क्योंकि जो दाम ऊपर गए थे वो गिरकर वापस 70-75 पे आ गए। लेकिन हमारे और आपके दामों में कमी नहीं हुई है। हमारा अपना मानना है कि क्योंकि ये सरकार पूंजीपतियों पर इतनी फोकस्ड है, इसको धरातल से मतलब ही नहीं है। बेरोजगारी बढ़ रही है, मेनू की महंगाई बढ़ रही है। जी हम तो लहसुन, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च कुछ नहीं खाते हैं।
दाम घट रहे हैं हमारी बला से। तो इस मंच से हम सरकार से कुछ मांगे करते हैं, क्योंकि वाकई में पानी अब सर के ऊपर चला गया है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और महंगाई मैन मोदी मौन नहीं रह सकते हैं। सरकार तुरंत चीजों के दामों के नियंत्रण के लिए ठोस और मजबूत कदम उठाए। इस देश में चावल और दाल का दाम नहीं बढ़ सकता है। सब्जियों के बढ़ते दाम डीजल के कम होते ही कम होंगे, इसलिए उस पर कदम उठाया जाए। एक्साइज ड्यूटी कम करी जाए, टैक्स वसूली बंद कीजिए, लोगों को राहत दीजिए, मुनाफाखोरी बंद कीजिए। आटा और दही जैसी चीजों पर फिलहाल के लिए जीएसटी तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि महंगाई बहुत प्रताड़ित कर रही है लोगों को। और जो सबसे ज्यादा महंगाई से प्रभावित लोग हैं, उनके लिए जरूर सरकार पुख्ता कदम उठाए, जैसे कि हमारी सरकारें कुछ राज्यों में फंड ट्रांसफर करती हैं, वो करे, जिससे कि लोगों को राहत मिले। और ये हमारे लिए हंसी मजाक का या ये हमारे लिए एक जोक का जरिया नहीं है। हम समझते हैं कि ये लोगों की जिंदगी में कहर बरप रहा है और उसका प्रतिबिंब है ये। ऐसी कोई चीज आज रसोई की नहीं है जिसके दाम में आग लगने लगी है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और ये कतई स्वीकार्य नहीं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।